नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिड डे न्यूज में। और दोस्तों, इस मिड डे न्यूज में हम बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज यानी क्रिकेट से, और बात करेंगे आज मुंबई इंडियंस की, और जिसकी धमाकेदार जीत हुई है अपने पहले ही मैच में। और ये जीत उसे 13 साल के बाद हासिल हुई है अपने पहले मैच में आईपीएल सीजन में। इसके पहले 2012 में उन्होंने अपना पहला मैच जीता था। तो इस आईपीएल 2026 में एमआई ने अपने ओपनिंग मैच का कर्स जो होता है आखिरकार तोड़ दिया। साफ था, जो पहला मैच नहीं जीत पाती थी उसको तोड़ दिया है। और मुंबई के कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा ने इस जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई। रोहित शर्मा ने सिर्फ 38 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा रहा। और खास बात यह रही कि उन्होंने आईपीएल में अपनी फास्टेस्ट 50 महज 23 गेंदों में अपना 50वां आईपीएल अर्धशतक भी पूरा किया। अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 220 रनों का आंकड़ा तैयार किया और 220 रनों का लक्ष्य रखा मुंबई इंडियन के सामने। लेकिन अपने इस लक्ष्य को वो डिफेंड नहीं कर पाए, और कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज जो है इस पूरे मैच में बिल्कुल बेअसर नजर आए। और मुंबई के बल्लेबाजों में, खासकर दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने, रोहित शर्मा और रिकल्टन ने उनकी जमकर क्लास लगाई। तो 13 साल के बाद ओपनिंग मैच जीतकर मुंबई ने यह साफ कर दिया कि इस सीजन वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी को जीतने के मकसद से भी आएगी। तो क्या यह माना जाए कि यह मुंबई के ड्रीम रन की शुरुआत है? इसे जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए आईपीएल की अपडेट लाते हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल ट्रॉफी जीती है। और आईपीएल 2026 में एमआई की टीम की उम्मीदें इसके कई स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हुई हैं, एक्सेप्ट रोहित शर्मा। और आपको पता है कि रोहित शर्मा शानदार शुरुआत देने में माहिर हैं। अगर वो चल गए तो फिर किसी भी गेंदबाजी की बखिया उघेड़ने में माहिर हैं। इसके अलावा इसके पास यानी एमआई के पास जो है जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज हैं, जो कि अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं। और ये नज़ारा आपने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने देखा भी होगा। उनका 16वां ओवर आपको याद होगा। इसके अलावा T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी एमआई टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बैकबोन है। और उनके बाद है हार्दिक पांड्या, जिनका ऑलराउंडर प्रदर्शन टीम को बेहद मजबूती प्रदान करता है। तो जाहिर है इन खिलाड़ियों के दम पर मुंबई इंडियंस एक बार फिर चैंपियन बनने का प्रबल दावेदार है। तो दोस्तों, अगली खबर पॉलिटिक्स से है, वो भी बिहार की पॉलिटिक्स में। और आज बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा उनके करीबी नेता संजय गांधी जाकर विधान परिषद में दे आए हैं, और अब इसका अनाउंसमेंट महज एक औपचारिकता है। हालांकि उनके इस इस्तीफे को सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया मानना बड़ी भूल होगी। दरअसल 16 मार्च को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद यह कदम जरूर था, लेकिन इसके पीछे सियासी रणनीति भी छिपी हुई है। आपको मालूम है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, और सूत्रों की माने तो सत्ता संतुलन और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा बदलाव बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किया गया है। और सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे, और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि उनके इस्तीफा देने के बाद बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार में बीजेपी नेतृत्व बदलने की तैयारी में है, और बीजेपी के भीतर 3 बड़े चेहरे इस दावेदारी के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। और उसमें पहला नाम है सम्राट चौधरी का, जो संगठन के साथ साथ ओबीसी समीकरण में मजबूत माने जाते हैं। और पिछले दिनों हुए एक रैली में नीतीश कुमार ने उनका हाथ ऊपर उठाकर इस बात के संकेत भी दिए कि इस रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। अब इसी सिलसिले में दूसरा चेहरा है विजय कुमार सिन्हा का, जिनकी प्रशासनिक पकड़ और साफ छवि इन दिनों बेहद चर्चा में है। अपने विभाग में वो बेहद मजबूती से काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा भी बिहार की राजनीति में हो रही है। लेकिन इन सब के साथ एक तीसरा नाम भी है नित्यानंद राय का, जिनकी केंद्र में मजबूत पकड़ उन्हें बड़ा दावेदार बनाती है। और साथ ही आपको पता है कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं और बिहार में पिछड़ी जाति से आते हैं।
अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के साथ साथ नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी इस्तीफा हुआ है। तो ये इस्तीफा एक सिर्फ तकनीकी इस्तीफा है या बिहार की सत्ता में आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? इंतजार करिए, हम आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो तीसरी खबर दोस्तों लखनऊ से है, जहां योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वो एक महत्वपूर्ण ऐलान करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को स्मार्टफोन, नियुक्ति पत्र और आधुनिक उपकरण भी उन्होंने वितरित किए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काफी बड़ी संख्या में लखनऊ के स्मृति पार्क में, स्मृति उपवन में इकट्ठा हुई थी अपनी मांगों को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी मांग उनकी थी कि उनका जो वेतनमान है उसको बढ़ाया जाए। तो आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के तहत करीब 69,804 कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन, 2 लाख से अधिक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और 18,440 महिलाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। साथ ही 450 करोड़ की लागत से नए आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास परियोजना भवनों का लोकार्पण भी किया गया। जाहिर है कि योगी सरकार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पहल से आंगनबाड़ी सेवाओं में डिजिटल क्रांति आएगी, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी भी बेहतर होगी और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में, जो अखिलेश यादव नोएडा के दादरी में उन्होंने कल यानी रविवार को चुनावी बिगुल फूंक दिया। दादरी में हुई रैली के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या जेवर एयरपोर्ट को भी बेचा जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शनिवार को हुए लोकार्पण समारोह में बीजेपी ने विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राजनीतिक हमले किए। तो अगले दिन रविवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें से 6 बंद हो चले हैं। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी आशंका जताई और पूछा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जेवर एयरपोर्ट को भी भविष्य में बेच तो नहीं दिया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर की किल्लत पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां सिर्फ परेशानी देने का काम किया जाता है। नोएडा में अखिलेश के यादव के पैर न रखने की बात बीजेपी द्वारा उठाई गई थी। इसके बारे में जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी बार वो उत्तर प्रदेश के इस जिले में आए हैं, यानी उन्होंने सीएम के बारे में कहा कि यूपी के सीएम नोएडा में जितनी बार आए हैं उससे ज्यादा टाइम वो नोएडा में अपने कार्यकर्ताओं के घर आए हैं, उनके यहाँ चाय पिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ग्रेटर नोएडा को नोएडा मेट्रो डीएमआरसी जैसे प्रोजेक्ट को समाजवादी पार्टी ने ही दिया था। आपको बता दें, दादरी के मिहिरभोज पीजी कॉलेज में रविवार को समाजवादी पार्टी ने सामान्य भाईचारा यानी पीडीए रैली की और इसमें अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि महिलाओं के लिए स्त्री समृद्धि सम्मान योजना के तहत हर साल 40,000 रुपया महिलाओं को समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो उनको दिया जाएगा और ये एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। बात करते हैं विधानसभा चुनाव में असम विधानसभा चुनाव के लिए। तो असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की 5 गारंटी का ऐलान कर दिया। यानी घोषणा पत्र में उन्होंने असम के मतदाताओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया और कहा कि पार्टी अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं, आदिवासियों और गरीब वर्गों के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी असम की जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर
आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके परिवार के सदस्य भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी युवाओं, किसानों, छोटे उद्यमियों, चाय बागान श्रमिकों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की जरूरत पर ध्यान देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कौन सी 5 गारंटियां दी हैं। तो पहली गारंटी है महिला उद्यमियों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। हर परिवार को 25 लाख का कैशलेस हेल्थ बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और असम के 10 लाख आदिवासियों को अस्थायी भूमि पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही असम के वरिष्ठ नागरिकों को 1250 रुपए की मासिक पेंशन। और इसके साथ ही कांग्रेस ने एक चौंकाने वाला भी ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग के मामले में कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में आती है तो 100 दिन में न्याय दिलाया जाएगा। गौरतलब है कि सिंगापुर की अदालत ने इसे एक हादसा मानकर इस केस को बंद कर दिया है, लेकिन असम में अभी भी इसे लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। नो किंग नारे के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, यूएसए में, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध की आवाज अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। नो किंग आंदोलन के तहत रविवार को यूएसए में लाखों लोग जमा हुए सड़कों पर, जिन्होंने और इन लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, खासकर इमिग्रेशन, शासन करने के तरीके और ईरान युद्ध यानी ईरान वार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यूएसए के 50 राज्यों में हजारों जगहों पर यह प्रदर्शन हुए और तकरीबन माना जा रहा है कि 80 लाख लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, सड़कों पर उतरे। और इसका असर सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दिया, जब यूरोप के एम्स्टर्डम, मैड्रिड और रोम जैसे यूरोपीय शहरों में भी हजारों लोगों ने ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता आज की तारीख में 40% से भी नीचे चली गई है। आपको बता दें कि नो किंग प्रोटेस्ट क्या है। नो किंग प्रोटेस्ट एक ग्रास रूट आंदोलन है। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले साल नेपाल में हुआ था, वही अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों के खिलाफ हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके शासन करने के तरीके का विरोध किया जा रहा है और लोग इनसे नाखुश हैं, उन्हें तानाशाही शैली का नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनके काम करने का तरीका जो है वो यूएसए के लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा है। 80 लाख बताया जा रहा है कि लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि प्रशासन ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें कि यूएसए में पिछले 1 साल में ये तीसरा सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लोगों की नाराजगी ट्रंप की कड़ी इमिग्रेशन नीति, कार्यकारी आदेशों के जरिए फैसले लेने की शैली और ईरान के साथ लंबा खिंचता युद्ध को लेकर है। लोगों का मानना है कि इससे यूएस के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट पहुंच रही है। न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन और मिनापोलिस जैसे शहरों में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने रैलियां निकाली, नारेबाजी की और ट्रंप के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर किया। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,